साल 1933 शहर बर्लिन, जब में गफीर, हजारों लोग एक मैदान में जमा है। हाथ बुलंद है, एक नारा है। नारा क्या है? एक कौम, एक जबान, एक रहनुमा। रहनुमा कौन है? इसे एडोल्फ हिटलर कहते हैं। Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. नारा क्या है? ये नारा गोया जमहूरियत की कब्र पर खड़ा किया गया एक सुतून था। नारा, ये नजरिया, इसका खुलासा यह था कि जर्मन कौम को जीने के लिए जमीन चाहिए। ये एक तौसी पसंद, मुतशद्दिद और नस्ली बढ़तरी पर मबनी ख्वाब था जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। जर्मन अवाम को एक मसीहा के ख्वाब में डबो दिया और दुनिया को आग। करीबन 91 साल बाद एक और मैदान, एक और नारा। अब की दफा नारा क्या है? एक भारत, एक कौम, एक धर्म। रहनुमा कौन है? इसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। नजरिया क्या है? इसे अखंड भारत का नजरिया कहते हैं। जहां उस नजरिए ने, हिटलर वाले ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को निगला, वहीं अखंड भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान सबको एक हिंदू रियासत के तहत लाने का दावा करता है। हिटलर क्या कहता था? आर्यन नस्ल सबसे बढ़तर है, ये उनका हक है कि वो हुकूमत करें। हिंदुत्व क्या कहता है? भारत सिर्फ हिंदुओं का है, बाकी सबको बस, यानी बाकी सब या तो एडजस्ट करें या फिर उनको बाहर निकालें। हिटलर ने तालीम, मीडिया, अदलिया, फौज को नजरिए का गुलाम बनाया। भारत में ये सब कुछ जमहूरियत के लिबादे में खामोशी से हो चुका है, हो रहा नहीं है, हो चुका है। अब आते हैं इस दास्तान के किरदार पर। कौन मोदी? क्योंकि हम जाहिर पाकिस्तान के तनाजुर में सब देख रहे हैं ना, बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हम वॉर मॉन्गरिंग कभी भी नहीं चाहते, हम वो लोग हैं ही नहीं। बट दिस मैन हैज ब्रॉट अस टू दिस लेवल, क्योंकि ये एक आम सियासी रहनुमा नहीं, ये एक अजीब और गरीब आदमी है। इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो हमें इसका मजीद अंदाजा होगा। तो ये वीडियो देखिए, सुनिए, जानिए और हैरान होइए कि आखिर है कौन मोदी। (1950) गुजरात, गुर्बत जिसमें कोई मसला नहीं है, कोई ऐब नहीं है, चाय का धंधा जिसमें कोई ऐब नहीं है। ये कहानी आपने 100 बार सुनी भी होगी, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू नहीं हो रही मेरी दानिश में। असल कहानी शुरू होती है आरएसएस की शाखों से। यानी अभी ये 9 उम्र भी क्या कहूँ, अभी 8 साल है इसकी उम्र है, और इसने आरएसएस ज्वाइन की है मोदी ने। यानी इसको खाकी शॉर्ट्स या खाकी नेकर पहना दी गई और सिखाया क्या जा रहा है? हिंदुस्तान सिर्फ तब तक महफूज है जब तक वहाँ हिंदू है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अब साल है 1985, मोदी ने वर्दी बदली, खाकी शॉर्ट से कुर्ता पहना, और अब ये सीधा बीजेपी के वॉर रूम में जा घुसा है। आगे बढ़ते हैं। 1989 का भारत सियासी तौर पर बेचैन है, मजहबी तौर पर कशीदा है। उस वक्त की कांग्रेस में गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, वो गवर्नमेंट कमजोर हो गई थी, और उस वक्त बीजेपी 2 सीटों की पार्टी थी, 2 सीटों की। इख्तिदार तक रसाई के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जो वोट को अकीदे से जोड़ दे, और यूं छेड़ी गई राम मंदिर तहरीक। राम मंदिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक संग बुनियाद। अयोध्या वो जगह है जहाँ हिंदू इंतहा पसंदों का दावा है कि ये वही मकाम है जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे, और यहाँ मौजूद बाबरी मस्जिद एक गासिबाना यादगार है। और ये कोई मजहबी दावा नहीं था, ये एक मुकम्मल सियासी हथियार था बाकायदा। 1989 वीएचपी सिंह परिवार और बीजेपी ने मुश्तरका तौर पर ऐलान क्या था? हम यहाँ राम मंदिर बनाएंगे, चाहे मस्जिद रहे या ना रहे। और मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसी साल राम की मूर्ति को रातों रात मस्जिद के अंदर रख दिया गया। एक मुकद्दस मकाम को फितना अंगेज निशान में बदल दिया गया। फिर कुछ वक्त गुजरा, 1990 आया। बीजेपी के एक और मशहूर रहनुमा आपने सुना होगा, अडवाणी जी। अडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की, सोमनाथ गुजरात से लेकर अयोध्या तक। भगवान राम का रथ आपके सामने पहुंच चुका है। बहुत जल्दी आपको राम रथ के दर्शाई हमें कुछ कहे, किंतु मंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा। भारत भर में नफरत का पैगाम लेकर निकला है। शहरों में नारे हैं, जय श्री राम के नारे हैं, अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद है, हर स्टॉप पर फसाद है, हर तकरीर में इश्तियाल है। और इस तंजीम का इंचार्ज कौन है? नरेंद्र मोदी। आप इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं,
ये हम सब जब जाने तो मैं फिर अंदाजा होगा कि अच्छा ये जहर क्यों गलता है यार, इसकी हिस्ट्री ये रही है। तो अब इस तहरीक का इंचार्ज है मोदी, ना कैमरे पर ना तकरीरों में, मगर यात्रा का पूरा लॉजिस्टिक ऑपरेशन, रास्ते, प्रोटोकॉल, इज्तिमा, ये सब मोदी के निगरानी में था। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड 1992 दिसंबर, हजारों हिंदू इंतहा पसंद हैं अयोध्या में जमा हुए हैं और दिन दिहाड़े बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। I was utterly disgusted by the slogans which were shouted about Muslims. I thought the whole incident was utterly deplorable, and I thought the feebleness of the response of the administration was simply disgraceful. इस पर एक अलग हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि बाबरी मस्जिद की अपनी दास्तान क्या है, कैसे शहीद की गई, केस किस तरह चला और वो सारा मामला। किस्सा मुख्तसर ये कि चंद घंटों में कई 100 सालों पुरानी मस्जिद मट्टी का ढेर बन गई। फसादात हो गए मुल्क भर में, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। दिस वॉज द मोमेंट जिसने बीजेपी को एक पार्टी से एक तहरीक में बदल दिया। यानी मैं यूं कह लूं कि बाबरी मस्जिद का मलबा सिर्फ अयोध्या में नहीं गिरा, उसने भारत के सेक्युलर चेहरे को भी मस्क कर दिया। बट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी, उसके लिए मलबा पावर का जीना बन गया। मोदी जिसने रथ यात्रा के पीछे मुकम्मल तंजीमी नेटवर्क संभाला, अब पार्टी के अंदर भी इसकी पोजीशन तगड़ी हो गई। अब ये काबिले भरोसा फील्ड जनरल समझा जाता है पार्टी में। कैमरे से दूर है लेकिन इख्तिदार के दरवाजे से करीब हो रहा है। यहां तक कि वो वक्त आया जब यही आदमी नरेंद्र मोदी इस नजरिए का और इस तंजीम का अहम तरीन मोहरा बन चुका है। साल 2001, गुजरात में बीजेपी की हुकूमत है और अंदरूनी खलफिशार है, अवामी गुस्से का शिकार है। वजीर आला है, वजीर आला पटेल थे, उनको हटाकर उस वजीर आला को गुजरात में पार्टी ने अचानक एक बिल्कुल गैर मारूफ नाम को आगे कर दिया, वजीर आला बना दिया। कौन है ये? नरेंद्र मोदी। ना कभी असेंबली का रुकन बनाया, ना कोई वजारती तजुर्बा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं भाई, इस आदमी में बहुत नज्म व नस्क है, ये नजरिए से हटता नहीं है, बात का पक्का है। ये वजीर आला बन गया। 2000 में मोदी ने वजारत आला का हलफ उठाया। या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है। हलफ उठा लिया चंद ही माह बाद। गोया तारीख का सबसे तारीख बाब शुरू हुआ। फरवरी का महीना है, साल 2002 है। गोधरा मकाम है, ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन की एक बोगी में आग लगती है। तकरीबन 59 हिंदू जलकर अपनी जान को खो बैठे हैं। मोदी वज़ारत आला के मनसब पर बैठा है, उसने इसे एक मंसूबा बंद दहशतगर्दी करार दिया। क्या हुआ? अगले ही दिन एक बयान दिया जो आज भी गूंजता है। क्या? उसने कहा हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में पूरा गुजरात जल गया। मुसलमानों की बस्तियां निशाना बनी, घरों में आग लगाई गई, औरतों के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई, जिंदा इंसानों को जलाया गया। और गुलबर्ग सोसाइटी थी वहां, जहां कांग्रेस के साबिक एमपी एहसान जाफरी नाम था, दर्जनों अफराद को बचाने की कोशिश करते हुए वो कत्ल कर दिए गए, उनकी लाश के टुकड़े हो गए। सरकारी आदत शुमार मैंने पढ़ा, कहते हैं 1000 के करीब लोग मारे गए। आजाद जराए कहते हैं 2000 के करीब लोग तो मारे गए। 2000। Nearly 2,000 people, a majority of whom were Muslims, were reportedly killed by a Hindu mob. इन फसादात में सबसे खौफनाक बात यह नहीं था कि हुजूम बेकाबू था, वो तो था ही, उससे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि हुकूमत खामोश तमाशाई थी। पुलिस के सीनियर अफसरान ने गवाही दी कि उनको हाथ ना उठाने का हुक्म था। संजीव भट्ट, इंटेलिजेंस ऑफिसर, उन्होंने हल्फिया बयान दिया कि मोदी ने आला सतह इजलास में कहा हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। And I always say, God bless them. You're saying this is a conspiracy of 2-3 people only? I have not said so. गुजरात में कितने दंगे होते थे, हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। मैं फिर वाज़ेह कर दूं, हमारा किसी भी आम हिंदू से या आम किसी भी मजहब के मानने वाले से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस सोच से मसला है जो इंतहा पसंद सोच है। फर्क फसादात के बाद जब मुतासिरीन को रिलीफ कैंपों में रखा गया तो मोदी ने बयान दिया। आप सोचिए, फसादात हो गए, मुतासिरीन पे हो गए बहुत सारे, उनको रिलीफ कैंपों में रखा गया, और ये बदबख्त क्या बयान दे रहा है तंज़िया अंदाज में। कहते हैं ये कैंप्स, तो उसका बयान था ये कैंप्स अब बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां बन गए। ये तंज था उन लोगों पर जो अपनी जान बचाकर पनाह ले रहे थे। पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन आया। अमेरिका ने मोदी का वीजा मंसूख किया, यूरोपीय यूनियन ने रस्मी बायकॉट किया, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसको नस्ली तत्हीर, एथनिक क्लिंजिंग का इल्जाम लगाया।
आगे बढ़ते हैं। 2008 मालीगांव महाराष्ट्र, एक मोटरसाइकिल में नस्ब बम फटा, 6 मुसलमान मारे गए, बहुत जख्मी हुए। इब्तदाई तहकीकात ने इंकशाफ किया कि हमला किसी इस्लामी तंजीम का नहीं था बल्कि एक हिंदू इंतहा पसंद नेटवर्क का था। मरकजी मुलजिमा साध्वी परगीता ठाकुर और साथ में एक फौजी ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, गिरफ्तार हुए। एनआईए और एटीएस ने सबूत पेश किए। बम में इस्तेमाल होने वाला आरडीएक्स, साधु की बाइक और हिंदू ग्रुपों के बीच होने वाली मीटिंग्स के रिकॉर्ड है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए, केस की रफ्तार बदल गई, गवाह मुनहरिफ हो गए, इस्तेगासा कमजोर हो गया और 2019 में विल यू बिलीव साधु की प्रज्ञा को बीजेपी ने भोपाल से टिकट दे डाला। आज रुकने पार्लियामान है और खुद मोदी कहते हैं मैं प्रज्ञा जी को दिल से माफ ना करने वालों को माफ नहीं कर सकता। एक महिला को, वो भी एक साध्वी को, इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। अब भारत में, अब हम बस क्विकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, भारत में नया नारा गूंज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी का नया नारा मोदी है तो मुमकिन है, या मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने इन फसादात को अपनी मजबूत हिंदू लीडर की पहचान में बदल दिया है। अब मोदी ने फसादात के बाद एक नया लिबादा ओढ़ लिया, तरक्की का चेहरा। हाँ, गुजरात को मॉडल स्टेट बनाकर पेश किया, जहां सरमायाकारी, सड़कें, बिजली, रोजगार के वादे हिंदू वोटर को लिभाते रहे। मीडिया में सिर्फ 2 तस्वीर दिखाई गई, एक मोदी हाथ जोड़कर मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और दूसरा सरमायाकारों की कतार है। लेकिन हकीकत, मईशत की तरक्की का ज्यादातर फायदा चंद बड़े बिजनेस ग्रुप्स को हुआ, अंबानी और इन लोगों। मुसलमानों की इक्तिसादी शराकत और नीचे चली गई। 2014 बीजेपी ने अब नरेंद्र मोदी को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पूरी मुहिम एक चेहरे के गिर्द घूमी, चाय वाले का बेटा, करप्शन से पाक भारत, अच्छे दिन आएंगे, ये नारे थे। और ये बयानियां सोशल मीडिया, कॉर्पोरेट फंडिंग, रियासती सतह के प्रचार से इतना ताकतवर बनाया गया कि कांग्रेस और दीगर जमातें दफनी हो गई। लोकसभा में तारीखी अक्सरियत, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने। यही आदमी जो आप कहां से चला था, 8 साल का था, आरएसएस में गया था, उससे पहले चाय, वजीर आजम बन गया। पहली तकरीर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कौम को उम्मीद थी नया भारत उभरेगा, साफ, तेज, तरक्की पसंद। हुआ क्या? कुछ और हुआ। 2016 रात 8 बजे टीवी पर वजीर आजम नमूदार हुए, कहते हैं आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। क्यों? एक कालाधन रोकने के लिए, दहशतगर्दी की फंडिंग खत्म करने के लिए, जाली नोटों का सफाया करने के लिए। हकीकत क्या थी? 86% करेंसी रातों रात कागज का टुकड़ा बन गई। जाहिर है, बैंकों के बाहर कतारें, एटीएम खाली, हजारों छोटे कारोबार तबाह, 100 से ज्यादा लोग कतार में दम तोड़ गए। 99% नोट वापस बैंक में आ गए, यानी कालाधन था ही नहीं, पहले सफेद कर लिया गया था। 2015 मोदी साहब फ्रांस का दौरा करते हैं। इसी दौरान में अचानक ऐलान होता है भारत फ्रांस से 36 राफेल लड़ाके तैयारे खरीदेगा। पुराना सौदा कुछ और था, 126 तैयार है, जिनमें से 108 भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाने थे। मोदी सरकार ने वो सौदा खत्म किया। आज भी इस पर करप्शन की बात होती है। 36 तैयार शुदा तैयारे खरीदने का मुआहदा किया, तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए में, यानी तैयारे कम, कीमत 3 गुना ज्यादा। हैरत की बात, वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हटाकर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को पार्टनर बना दिया गया, जिसको इससे पहले तैयारे बनाने का तजुर्बा भी नहीं था। अनिल अंबानी ने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया है। आज कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि ये राफेल में जब तक मोदी है ना की कहकीकात हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, ये सौदा मुल्क की सिक्योरिटी का था या दोस्तों की तिजोरियां भरने का सौदा था? उन्होंने नारा दिया, चौकीदार चोर है। चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है, डायरेक्ट भैया हवाई जहाज में जाता है फ्रांस। और उस राफेल का हाल 2025 में पूरी दुनिया ने देख लिया। उस वक्त 2018 में मामला सुप्रीम कोर्ट गया, हुकूमत ने कहा सीक्रेट है, सवाल ना उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बदउनवानी का कोई वाज़ेह सबूत नहीं, मामला बंद हो गया। लेकिन फ्रांस में कहानी खत्म नहीं हुई। जुलाई 2021 फ्रांस में बाकायदा अदालती तहकीकात शुरू हुई। पेरिस में जो मकामी एंटी करप्शन कोर्ट है, उसने कहा राफेल डील में मुमकिन किकबैक्स और ब्रोकरेज की मुकम्मल तफ्तीश होगी। सहाफियों ने इंकशाफ किया रिलायंस डिफेंस को 1.1 मिलियन यूरो का गिफ्ट दिया गया था, एक ऐसी कंपनी जिसने कभी जंगी जहाज उड़ाया ही नहीं था, बनाया ही नहीं था। और भारत में हुकूमत ने तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, खामोशी। और आज भी फ्रांस की फौज का तर्जुमान ने कहा कि हम चाहते हैं कि जरा इस मामले का जायजा लें। आज भी बैनुल अक़वामी जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि
नई दिल्ली ने फ्रांस के मुतालिका लोगों को राफेल विजिट करने की इजाजत सिक्योरिटी रीजंस का बहाना बनाकर देने से इनकार कर दिया है। खैर, तो ये राफेल का सौदा मोदी सरकार की सबसे बड़ी दिफाई डील थी और सबसे खामोश कर दी गई। एक तरफ यानी फ्रांसीसी अदालतें तफ्तीश कर रही थी, दूसरी तरफ भारत में मीडिया ने मौजू बदल दिया और अवाम चौकीदार चोर है से लेकर मोदी है तो मुमकिन है तक भूल चुकी थी कि सवाल क्या था। भारत 2019 इलेक्शन में 2 महीने बाकी है। मोदी सरकार पर तनकीद बढ़ गई है, मईशत कमजोर है, बेरोजगारी बुलंद है, किसान सड़कों पर है। एक धमाका पुलवामा। मकबूजा कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पे खुदकुश हमला, 40 भारतीय फौजी मारे गए। भारतीय मीडिया चीख उठा, पाकिस्तान ने हमला किया। फौरन सबूत कोई नहीं, इंटेलिजेंस अलर्ट नजरअंदाज, नाम ले लिया तंजीम का, कोई वीडियो कोई सबूत कुछ नहीं है। साबिक भारतीय ऑफिसर डीएस हुडा ने कहा, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रेकडाउन हुआ कैसे? कांग्रेस की शशि थरूर ने सवाल उठाया, किसने काफिले को खुले रास्ते जाने दिया? और हैरत अंगेज बात कहती, पुलवामा का हमला जिस गाड़ी से हुआ वो गाड़ी पहले से गायब करार दी गई थी। हमलावर का नाम वाकये के 15 मिनट बाद जारी हो गया। किसने किया? यानी स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था। इलेक्शन चुनाव ना आने वाला है 26 फरवरी। भारत ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की। कहा गया 350 दहशतगर्द मारे गए। ग्राउंड पे एक जरक गिरा हुआ था। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कि उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड, द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। कोई लाशें नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन शोर करना था। न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, बीबीसी सब ने रिपोर्ट किया कि कोई कैंप नहीं था, लेकिन भारतीय चैनल्स ने उसे सर्जिकल स्ट्राइक 2 का नाम दिया और मोदी को फायदा हो गया। बालाकोट के फौरन बाद उसकी मकबूलियत आसमान में पहुंच गई। हर रैली में 3 लफ्ज़ थे, पुलवामा बदला पाकिस्तान, पुलवामा बदला पाकिस्तान। और मोदी ने कहा, ये है नया भारत, ये घर में घुस के मारता है। नतीजा 2019 के इंतखाबात में मोदी पहले से भी ज्यादा अक्सरियत के साथ वापस आ गया। एक ऐसा वाकया जिसके सवाल पूछने पर भी गद्दारी का लेबल लगता था, इंतखाबी फतह का नारा बन गया। पुलवामा से लेकर बालाकोट तक ये सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं थी, एक नजरियाती स्टेज था जहां दुश्मन की पहचान, कौमी फखर, सियासी इख्तियार सबको एक नैरेटिव में बांध दिया गया। और इस नैरेटिव का सबसे बड़ा हदफ कौन था? पाकिस्तान। 2019 की दूसरी मुद्दत के साथ मोदी सिर्फ वजीर आजम नहीं, अब वो एक अलग ही मामला बन गया था। पहला वार था जम्मू कश्मीर पर, फिर 2019 आधी रात को फौजें वादी में उतार दी गई, इंटरनेट बंद, वही रहनुमा बंद, अगली सुबह आर्टिकल 370 मनसूख। क्या मतलब? कश्मीर जिसको आईनी खुद मुख्तारी हासिल थी अब बराह रास्त दिल्ली के कंट्रोल में आ गया। कोई पार्लिमानी बहस नहीं हुई, कोई कश्मीरी राय नहीं, हुक्म और खामोशी। कुछ ही महीनों बाद अगला कदम उठाया गया, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, और सीए। पहली बार भारत के आईन में शहरियत का पैमाना मजहब बना दिया गया। यानी अगर आप हिंदू, सिख, ईसाई या कोई और है तो पना मुमकिन है, मुसलमान है तो सवाल शुरू होता है, सबूत दिखाओ वरना मुल्क छोड़ दो। ये कानून सिर्फ गैर आईनी नहीं, 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के लिए मानी एक नफसियाती हमला था उन पे। अब शायद हमें समझने में बेहतर आइडिया हो जो हमने इस वीडियो के आगाज में आपकी खिदमत में हिटलर, नाजी, जर्मनी, नस्ल परस्ती का जिक्र किया। क्यों क्या था? क्यों? जब शहरियत का पैमाना मजहब बन जाए, जब कानून किसी मखसूस अकीदे के लिए हो, जब एक कौम को बाकियों से पाक करने की मुहिम चले, तो ये सिर्फ कानून साजी नहीं, तारीख का दोहराना है। फरवरी 2020 दिल्ली में सीए के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे जारी थे। अचानक क्या हुआ? हंगामे, तशद्दुद, आग, मस्जिदें जला दी गई, घरों पर झंडे गाड़े गए, 53 लोग मारे गए, अक्सरियत मुसलमान। वीडियो में देखा गया पुलिस खामोश खड़ी है, हुजूम, नारे लगा रहा है, जय श्री राम। सारे ये फसाद नहीं था, रियासती पैगाम था। मुखालिफत करोगे तो जलाए जाओगे। बुरहान वानी आपको याद होंगे। फिर अदलिया, मीडिया सब मोदी के माथे है। गोदी मीडिया एक इस्तिलाह नहीं, भारत का ऑफिशियल चैनल बन गया है। अदलिया, बाबरी मस्जिद पर फैसला आता है, कहते हैं गलती हुई, मगर कहा जाता है गलती हुई, जमीन राम मंदिर को दे दी। रियासत का हर सुतून अब सिर्फ एक नजरिए की खिदमत कर रहा है। हिंदुत्व, जमहूरियत में मीडिया सवाल करता है, अदालत तहफ़्फ़ुज़ देती है, पार्लियामेंट नुमाइंदगी करती है। मोदी के भारत में मीडिया गोदी मीडिया है, सवाल नहीं उठाता, तारीफ करता है। हर रात टीवी स्क्रीन पर एक ही हदफ है, पाकिस्तान, मुसलमान, इख्तिलाफ राय। अब सवाल ये नहीं रहा कि अखंड भारत महज एक नजरिया है, अब ये एक बाकायदा रियासती पॉलिसी है। नक्शे बदल रहे हैं, निसाब बदल रहे हैं, नई नस्ल को सिखाया जा रहा है कि बस हिंदू राष्ट्र है मुकद्दस है, बाकी सब बेकार।
यही वजह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, भारत के लिए एक नजरियाती इनकार है। और फिर आया 2025 में मोदी के सियासी करियर का अहम रुख, जब पाकिस्तान ने राफेल गिराया। जंगी जुनून का सवार मोदी, तशद्दुद को फरोग देने की आदत से मजबूर मोदी बैनुल अक़वामी सतह पर फिर से बुरी तरह एक्सपोज हुआ। भारत के अंदर से मोदी मुखालिफ आवाजें आना शुरू हुई। अब एक अवामी जलसे में मोदी ने ऐलान किया, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। दुनिया का कौन सा लीडर, कौन सा वज़ीर आज़म ये बयान देते हैं? किस किस्म का मस्खरापन है? ये पानी बंद करना धमकी नहीं, क्लाइमेट टेररिज्म का ऐलान है। बैनुल अक़वामी क़वानीन, जिनेवा कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा की वाटर वॉर, ये सब की सरी खिलाफ वर्जी है। तो बस आखिर कौन मोदी? एक चाय बेचने वाला, एक लीडर, या एक ऐसा नजरिया जो जमहूरियत के भेस में फाशिज्म बेच रहा है? ये सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं है, ये सोच की कहानी है, अखंड भारत की कहानी है, जो मोदी का ख्वाब है। और ये ख्वाब मुकम्मल करने के लिए फिल्मों में मुसलमान विलन है, निसाब में मुग़ल दौर को सिया है, मीडिया में पाकिस्तान को दुश्मन है, ये सब वो तरीके जो हिटलर ने आजमाए थे उस ज़माने में। नरेंद्र मोदी आया, पढ़ा और आज खड़ा है एक ऐसे नज़रिए के साथ जो सिर्फ सरहदें नहीं, सच, इंसाफ और इंसानियत भी निकल रहा है। मैं वसीम बादामी और ये थी वो कहानी, कौन मोदी।